Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Chemical Kinetics. और Chemical Kinetics हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें बच्चे हम लोग ऑलरेडी कुछ सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं. अब आगे कुछ डिस्कस करने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और वो कौन सा सेक्शन है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद मी गाइज. लेक्चर नंबर 1 की अगर बात करें तो हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था. सेकेंड में हम लोगों ने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था, यानी कि वो आपका सेक्शन जो कि आपके केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है. कौन कौन से होते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, नेचर, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट. ये 4 सेक्शंस होते हैं जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में गाइस जितने भी आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रोसीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, प्रोसीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सभी कुछ हम लोगों ने अपने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था. और अगर बात करें आज के सेशन की तो प्यारे बच्चे, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, किस तरह से हमारी रेट रिएक्शन की रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आने वाले सेशन में कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करेंगे. तो चलिए बच्चे, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए अपने सेशन की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. कोई अगर आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस तरीके से आपके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं. तो गाइस, अगर आपके टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट इक्वेशन की बात करें तो आपका पहला क्या है? द मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे अगर आप कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर आपको उसका एक्सेलरेशन बढ़ाना है, आप चाहते हो कि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना. जनरली कैटालिस्ट का भी यूज़ करते हैं, बट गाइस आपका जो एक पर्टिकुलर कंडीशन है ये भी तो आपकी एक कैटालिस्ट सिचुएशन है ना, जिसमें आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया. तो यस, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारी केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेट होती है. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 द टाइम टेकिन फॉर द हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल. अगर हम N2O5 के डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये किसके बराबर होती है? टाइम टेकिन ऑफ हाफ ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल, यानी जो आपका ओरिजिनल मटेरियल है उसका 1/2 अगर आपका हो रहा है तो ये आपका N2O5 का डिकम्पोजिशन कहलाएगा. द डिकम्पोज इज 12 मिनट. ये 12 मिनट में आपका डिकम्पोज होता है. कब? एट 50 डिग्री सेल्सियस. बट गाइज अगर आपका टेम्परेचर कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको डिकम्पोज होने में 5 घंटे लगते हैं. वहीं पर अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये अपने 10 घंटे भी 10 दिन भी लगा सकता है. अगर आपको किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट करना है तो आपने टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. देख पा रहे हो क्या हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके 10 दिन लग रहे हैं, राइट. अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो आपके 5 घंटे लग रहे हैं, राइट. अब देखो और टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको दोगुना कर दिया तो आपके क्या होंगे? सिर्फ 12 मिनट लगेंगे. तो आप क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका कम होता जाता है. प्यारे बच्चे, इट हैज़ बीन फाउंड दैट, इससे क्या पता चला कि अगर आपके कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें आपने 10 डिग्री को इंक्रीज़ किया, क्या किया? 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है गाइज वो आपकी 2 की हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी. इमेजिन करो कोई आपका कोई भी रिएक्शन हो रही है ना. हम इमेजिन कर रहे हैं कोई आपकी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके 20 डिग्री सेल्सियस पर आपका रेट है K, और अगर मैंने इसको प्लस कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस मैंने प्लस कर दिया, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो गाइज इसका रेट क्या हो जाएगा? 2 की हो जाएगा. तो बस वही है. इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर द केमिकल रिएक्शन विद राइज टेम्परेचर विद 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस जब आपका रेट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो हमारा रेट कांस्टेंट है K है वो भी आपका नियरली डबल हो जाता है. क्लियर. The temperature dependence of the rate of reaction can be accurately explained by Arrhenius equation. अब आपके दिमाग में Arrhenius equation के नाम पर तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए. क्या इक्वेशन होती है? AE
ART, यही तो आपकी आर्हेनियस इक्वेशन होती है। तो बस इसी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, एक्यूरेटली केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बच्चे अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय Dutch scientist J.H. Van 't Hoff, but Swedish chemist Arrhenius provide is physical justification and interpretation। गाइस जो हमारे केमिकल रिएक्शन की रेट की बात है वो सबसे पहले डच साइंटिस्ट J.H. Van 't Hoff ने कर ली थी, बट इसका एक्चुअली जो जस्टिफिकेशन था, जो इंटरप्रिटेशन था, जो इसके फिजिकल टर्म्स थे, उनके बारे में हमको सबसे पहले आर्हेनियस ने बताया था। और ये किसके थ्रू बताया गया था, जो आपका आर्हेनियस इक्वेशन है K=AEA ओवर RT से आपका हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ इक्वेशन रेट को रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करेंगे। अब चलो अब यहाँ पर कौन सा टर्म क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा K क्या है, K आपका है आर्हेनियस फैक्टर, है ना। K आपका क्या है, आर्हेनियस फैक्टर। गाइज A की बात कर लेते हैं, A आपका क्या है बताओ, A आपका क्या है, तो ये है आपका एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। E की बात कर लेते हैं, E क्या है, ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका है गैस कांस्टेंट और T है आपका टेम्परेचर, राइट। तो बस यही सब चीजें मैंने लिखी है। वेयर A इज द आर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और या फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। गाइस कहीं कहीं पर ये आपका Z से भी एक्सप्लेन किया जाता है। जस्ट अ मिनट, आर्हेनियस फैक्टर या फिर इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, और ये आपका होता है रेट, राइट। ये आपका क्या है, रेट ऑफ इक्वेशन। थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। यस, आर्हेनियस फैक्टर या फिर एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये Z से भी डोनेटेड मिलेगा। K आपका क्या होता है, रेट ऑफ इक्वेशन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। E आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, R आपका गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर, राइट। तो बस वही चीजें लिखी। A क्या है, आर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, सी है ना, प्री एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू पर्टिकुलर होती है, यूनिक होती है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है जो कि कॉमन होता है, ठीक है। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, मेजर्ड इन जूल पर मोल, जिसे हम जूल मोल इनवर्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, इट कैन बी अंडरस्टूड इजीली यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। अब गाइस हम एक केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं और इसका रेट निकालने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जब आपका H2 I2 से रिएक्शन करता है तो ट्वाइस HI बनता है। एंड गाइस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन, रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन and a molecule of iodine react or collide with each other, then एक unstable आपका intermediate बनता है। मतलब जब आपका H2I2 रिएक्ट करेगा तो HI बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, राइट। सी, तो देखो ये हो रही है हमारी रिएक्शन। जब आपका H2 और I2 रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा, और गाइस ये इंटरमीडिएट डीकम्पोज होकर आपको क्या देता है, ट्वाइस HI देता है। क्या देता है, ट्वाइस HI देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, इससे क्या पता चला, ये हमें HI के फॉर्मेशन के रिएक्शन इंटरमीडिएट टर्म में आपकी कंप्लीट रिएक्शन पता चली, ठीक है। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और ये जो इंटरमीडिएट होता है बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है। उसके बाद इनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं, इनका ब्रेकेज हो जाता है। जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इसे टूटने के लिए, वो जब आपको इसको मिलती है तो ये इंटरमीडिएट आपका ब्रेक होकर ओरिजिनल मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और आपके ट्वाइस HI मिलते हैं। गाइज ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इनके बॉन्ड टूटने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखो, इट एग्जिस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट ब्रेक टू फॉर्म टू एनर्जी रिक्वायर फॉर्म दिस इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स C एंड इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे हम एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और जो आपकी एनर्जी उसमें लगी है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब बच्चे इस चीज़ को इस ग्राफ से समझेंगे, बहुत अच्छा ग्राफ है, मज़ा आएगा इसे समझने में। क्या हो रहा है, आपके एक रिएक्शन हो रही है H2 और I2, देख रहे हो,
क्या हो रहा है, आपकी रिएक्शन हो रही है H2 और I2 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर यहाँ पर इसकी एनर्जी थी हाईएस्ट, मतलब वो पर्टिकुलर एनर्जी थी जब ये इंटरमीडिएट जो बना है या फिर जो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है ये अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो आपका हाईएस्ट पीक है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी को शो करता है। तो बस गाइस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का ये ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्टेंट कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ है जिसमें आपका हाईएस्ट पीक हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को दिखा रहा है, जिसे हम लोग रिएक्शन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी। जो हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है ये क्या दिखाता है, एनर्जी चेंज के प्रोफाइल को दिखाता है। जबकि बात करें आपके पोटेंशियल एनर्जी की तो गाइज ये आपके पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसको दिखाता है। कब, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सम एनर्जी इज रिलीज when the complex decompose to form मेन प्रोडक्ट। जब आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा और मेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी। क्या होगी, कुछ एनर्जी निकलेगी। सो द फाइनल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसी वजह से जो हमारे किसी भी रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो किस पर डिपेंड करेगी, आपका जो प्रोडक्ट का नेचर है और आपका जो रिएक्टेंट का नेचर है उस पर हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी, ये सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी। All the molecule in the reacting species do not have kinetic energy। जब आपके मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं या फिर जो स्पीसीज आपकी पार्टिसिपेट करें, जिनको हम सिंपली रिएक्टेंट कह सकते हैं, वो गाइज अपनी कभी भी सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि गाइज अगर ऐसा हो गया तो आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन आपका ज़्यादा रीडिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी के लिए बोल्ट्जमैन, जेम्स कॉल, मैक्सवेल यूज स्टैटिक्स। तो इसी को जानने के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिन्होंने दिया था, यानी कि बोल्ट्जमैन, और आपके जेम्स मैक्सवेल, इन्होंने स्टैटिस्टिक प्रिडिक्शन रखा जिसने बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के काइनेटिक्स बताने में हेल्प की। अकॉर्डिंग टू दैम, इनके अनुसार क्या था, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मे बी डिस्क्राइब बाय पोटेंशियल by plotting fraction of molecule with given kinetic energy E versus kinetic energy। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने क्या किया कि जो आपका अगर किसी भी मॉलिक्यूल की या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ खींचे तो हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर Ni क्या है, Ni इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी E और Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद टाइम T, राइट। Next, the peak of the curve correspond the most probable kinetic energy। जो आपकी हाईएस्ट पीक आएगी वो आपकी क्या शो करेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को शो करेगी। यानी कि जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जब आपका हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को शो करेगा तो वो अपनी पीक को शो करेगा। देयर आर डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी हायर। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके कम होंगे और लोअर देन द वैल्यू, या फिर उसकी वैल्यू कम होगी। क्लियर। अब देखो गाइज, इस पिक्चर से इस बात को समझेंगे। ये क्या पिक्चर कह रहा है, देखो एक तरफ से आपकी काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। जब आप इसमें ग्राफ खींच रहे हो तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जहाँ पर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पर आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मोल ऑफ फ्रैक्शंस कम हो गए हैं, जबकि आपका टाइम बढ़ गया है। व्हेन द टेम्परेचर इज राइज द मैक्सिमम कर्व मूव एट हायर एनर्जी वैल्यू, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ मूव करेगा एंड ब्रॉडन आउट, एंड कर्व ब्रॉडन आउट होगा
that is spread out right, such as there is a greater proportion of molecule with much higher energy. यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा जो proportion है वो किसका है? Higher energies का है. क्लियर? अब बात कर लेते हैं एरिया की. जो आपका एरिया हमने अंडर द कर्व कवर किया है, ये क्या शो कर रहा है? ये गाइज आपके उस पार्ट को शो कर रहा है जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना. यानी कि ये आपके मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को शो कर रहा है. क्लियर? अब देख लो जरा यहाँ पे, ये क्या है? दिस एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग एट टी, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, किस पर? एक्टिवेशन एनर्जी पर. और यहाँ पर जो आपका सबसे ज़्यादा कर्व आ रहा है वो सबसे शार्प कहाँ पर आ रहा है? आपके एक्टिवेशन एनर्जी पर जब रिएक्टेंट पहुँच गया है तब आ रहा है. ठीक है, दिस एरिया शोज द फ्रैक्शनल एडिशन विच द रिएक्ट टी प्लस 10. जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो आपका क्या हुआ है? ये रेट कांस्टेंट डबल हो गया है. अब देखो, increasing temperature of the substance increase the fraction of molecule which collide with greater than EA. अगर आपके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट द कर्व एट T plus 10 degree Celsius area shown the fraction of molecule having energy equal to the greater than एक्टिवेशन एनर्जी. जब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ गई, यानी कि गाइस वो आपका इसका रेट डबल हो गया. ठीक है, लीडिंग टू द डबलिंग रेट ऑफ रिएक्शन. अब देखो, आर्हीनियस इक्वेशन से इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. हमारा जो फैक्टर है क्या होता है? E ओवर आर टी है ना. E की पावर E रेज टू E ओवर आर टी करस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA. यहाँ पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी? वो आपकी EA से ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, टेकिंग द नेचुरल लॉगरिथम, अगर हम इसका नेचुरल लॉग ले लें तो गाइज आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? ln k इक्वल टू माइनस EART प्लस ln A बनेगी. क्लियर? अब देखो, अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो गाइज अगर आप k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा. हैव सीन? अब ये आपका क्या है? जो आपका रेज टू पावर है ये आपके स्लोप को शो करेगी. तो यस गाइज, जब आप 1/t और k के बीच में ग्राफ खींचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है और ये आपके आर्हीनियस इक्वेशन को कंप्लीटली फॉलो करता है. y इक्वल टू mx प्लस c को. स्लोप आपका देख लिया, इंटरसेप्ट क्या था? ln A था. तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? A और E को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इमेजिन करो कि कोई टेम्परेचर T1 पर हमें इक्वेशन लिखनी है, तो क्या हो जाएगी? ln K1 इक्वल टू माइनस EA ओवर RT1 प्लस ln A. नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर T2 की बात करूँ तो ln K2 इक्वल टू EA ओवर RT2 ln A की इक्वेशन होगी. यहाँ पर गाइज A क्या है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. K1 K2 की अगर बात करें तो ये आपके रेट कांस्टेंट है. किस पर? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 एंड T2. क्लियर? नेक्स्ट, अब चलो हम लोग थोड़ा सा ना मैथमेटिकल पोर्शन समझ लेते हैं. जब आपने पिछली T1 T2 वैल्यू पर जो आपकी इक्वेशंस आई उनको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा कुछ इस तरह बना, ln K2 माइनस ln K1 EA ओवर RT1 EA ओवर RT2. तो गाइज अगर मैं इसको ln को, माइनस का साइन है तो अपोन में ले जाऊं तो ln K2 ओवर K1 इक्वल टू EA ओवर R 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2 बन जाएगा. इसका लॉग ले लो, क्या बनेगा? log K2 ओवर K1 इक्वल टू EA 2.303 R ब्रैकेट 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2. तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्या बन जाएगा गाइज एलसीएम लेने पर? log K2 ओवर K1 इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 ओवर T1 T2. क्लियर? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट का इफेक्ट क्या है? अ कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. एक ऐसा सब्सटेंस या फिर एक ऐसा कैटालिस्ट जो कि आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे.
विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। किसी के प्रेजेंस ही अगर किसी केमिकल रिएक्शन को, किसी कैटालिस्ट की, किसी मेटल की, किसी सब्सटेंस के अगर रिएक्शन में प्रेजेंस ही उसके कैटालिस्ट को या फिर उसके एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते, तो गाइज ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक इफेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जब आपके MnO2 कैटालाइज होता है तो ये क्या देता है? ये आपके रेट के रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, यानी KClO3 MnO2 की प्रेजेंस में ट्वाइस KCl और 3O2 देता है और इसकी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। The word catalyst should not be used when the एडिंग सबस्ट्रेट यूज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो वर्ड है आपका कैटालिस्ट का भी यूज नहीं किया जा सकता जब आपके सबस्ट्रेट रिड्यूस हो रहा है, फिर इसके रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो रहा हो। अगर आपके रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनहिबिटर, है ना। द रिएक्शन इज कैटलाइज कैन बी एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और इसको, इस थ्योरी को हम किसके द्वारा, इस कैटालिसिस को हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इस थ्योरी के अनुसार जो आपका कैटालिस्ट है वो आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड्स, और टेम्परेरी बॉन्ड्स बनाता है, यानी कि इंटरमीडिएट क्रिएट करता है विद द रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है। इट हैज़ अ ट्रांजिशनली एग्जिस्टेंस एंड डिकम्पोजिशन टू यील्ड प्रोडक्ट एंड द कैटालिस्ट। ये जो आपका ट्रांजिशनरी एग्जिस्टेंस है किसका? डिकम्पोज करने के लिए प्रोडक्ट को या फिर कैटालिस्ट को। अब गाइज इस इफेक्ट को या फिर इस कैटालिस्ट के इफेक्ट को हम लोग समझते हैं कि ये कैसे एक्टिवेशन एनर्जी पर काम करता है। इट इज़ बिलीव दैट कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे। जो हमारे कैटालिस्ट हैं वो एक अल्टरनेट पाथवे देते हैं, मतलब आपके रिएक्शन की एक्सेलरेशन को बढ़ा देते हैं। वहीं पर अगर कम होगा तो वो आपका इनहिबिटर कहलाएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हैंस लॉरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर शोन इन फिगर। गाइस देखो, जब कैटालिस्ट प्रेजेंट होता है तो क्या होगा? आपकी जैसे मान लो एक रिएक्शन चल रही है ना, तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है यानी कि आपका कैटालिसिस का इफेक्ट एज अ कैटालिस्ट जा रहा है। बट किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस होने पर अगर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका इनहिबिटर की तरह बिहेव करेगा। देखो, कोई भी आपका एक्टिवेशन नहीं है तब तो यहाँ पर थी, बट जैसे ही आपने कैटालिस्ट यूज़ किया आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, यानी कि गाइज मतलब ये हुआ कि जो आपकी एनर्जी है एक्टिवेशन की वो विदाउट कैटालिस्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैटालिस्ट। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं इनहिबिटर प्रेजेंस। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर प्रेजेंस। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन से इस चीज़ को अगर हम देखें तो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लोअर है ये क्या शो करती है? ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन की फास्टर वैल्यू को शो करती है, यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ता हुआ शो कर रही है अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन, राइट। मतलब अगर आप इसे आर्हेनियस इक्वेशन के थ्रू देखोगे तो अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है या फिर जो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट है वो एज अ कैटालिस्ट काम कर रहा है, ना कि इनहिबिटर। क्लियर? द अमाउंट ऑफ द कैटालिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो आपका स्मॉल कैटालिस्ट है वो आपके छोटे से रिएक्टेंट को भी कैटलाइज कर सकता है। अ कैटलाइज डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, बट ये गिव्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता है। इट कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये जो आपके कैटालिस्ट होते हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को तो कैटलाइज करते हैं बट नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके कैटालिस्ट हैं वो आपके इक्विलिब्रियम में चेंज करते हैं जब भी आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो चाहे तो बहुत जल्दी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर ले आए और अगर उनका प्रेजेंस ना हो तो रिएक्शन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। दैट इज इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल as the backward reaction same extent, so the equilibrium state remains same and but it reaches earlier। अगर आप कैटालिस्ट प्रेजेंट करते हो
किसी भी रिएक्शन में, तो वो इक्विलिब्रियम पे तो चली जाती है, सेम कंडीशन में जाती है, बट इतना फ़र्क पड़ता है कि इसका एक्सेलरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये रिएक्शन थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोलिजन थ्योरी एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपने क्या करना है, सेशन को फॉलो करना है, बने रहना है अड्डा 24/7 स्कूल के साथ और प्लेलिस्ट को वॉच करना है। प्यारे बच्चे, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।